हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल के बारे में। आज जो है हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है इस चैप्टर की, और आज की क्लास में हम ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। कल हमने अर्थिंग के बारे में पढ़ लिया था, आज की क्लास में हम अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ेंगे। और वो दो क्वेश्चन जो हरियाणा एलएमएसए के एग्जाम में आए हुए थे वो भी मैंने इस क्लास में लगाए हुए हैं आखिरी में। तो इस क्लास को आखिरी तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर से वो कौन से दो सवाल आए हुए थे। ठीक है भाई, आज की क्लास में करेंगे अंडरग्राउंड केबल के बारे में। कल की क्लास में अर्थिंग के बारे में कंप्लीट हमने पढ़ लिया था। अगर कुछ भी पॉइंट है जो आपको अर्थिंग के बारे में समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पार्ट है जो हमें समझ नहीं आया। और आज की क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे अंडरग्राउंड केबल के बारे में, पूरी थ्योरी जो है कंप्लीट करेंगे अंडरग्राउंड केबल की आज की इस क्लास में। ठीक है भाई, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे अंडरग्राउंड केबल होती क्या है। देखिए, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीकों से किया जा सकता है, या तो ओवरहेड लाइनों के द्वारा या फिर अंडरग्राउंड केबलों के द्वारा। ओवरहेड जो कंडक्टर होते हैं, ओवरहेड जो लाइनें होती हैं, उसके अंदर जो हम कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हमें कोई किसी भी प्रकार का इंसुलेशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी? जो ओवरहेड जो लाइनें होती है उसके अंदर जो हम कंडक्टर यूज करते हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंसुलेशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता है सबसे अच्छी जो शुष्क हवा होती है, जो ड्राई एयर है, वो सबसे ज़्यादा इंसुलेशन का काम करती है। सबसे अच्छा इंसुलेशन पदार्थ क्या है? ड्राई एयर होती है। और वो हवा ही जो है उन तीनों फेसों के बीच में इंसुलेशन का कार्य करती है। लेकिन जो अंडरग्राउंड केबल होती है इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, और जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो इंसुलेशन के ऊपर ही होता है इन केबलों में। इसीलिए हम कहते हैं जो ओवरहेड लाइनें होती है वो सस्ती पड़ती हैं अंडरग्राउंड केबलों से। अंडरग्राउंड केबल जो है उनके अंदर जो हम शुरुआती जो कीमत होती है, इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट होती है अंडरग्राउंड केबलों की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें इंसुलेशन बहुत ही महंगा पड़ता है। ठीक है भाई, और इसके अंदर भी है जो हम कंडक्टर के रूप में कॉपर का और एल्यूमिनियम किसी भी एक पदार्थ का प्रयोग हम कर सकते हैं, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का। और जैसे ओवरहेड लाइनों में हम किसका इस्तेमाल करते थे? ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अंडरग्राउंड केबलों में क्या है, हम कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर भी जो कंडक्टर होता है वो स्ट्रैंडेड होता है, स्ट्रैंडेड। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अंडरग्राउंड केबलों के लाभ और हानि की। सबसे बड़ा लाभ तो क्या होता है भाई इसका? जो तूफान वगैरह हो गए, तूफान, बारिश, तूफान, बारिश और वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है, वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ता भाई अंडरग्राउंड केबलों का। क्योंकि जो ओवरहेड लाइनें होती है उन पे तूफान का भी असर पड़ता है, क्योंकि जब हवा चलती है तो दो तारों का आपस में भिड़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो वहां पर क्या लाइन में फॉल्ट आ जाता है बारिश की वजह से भी। और वातावरण में जितने ही परिवर्तन होते हैं ओवरहेड लाइनों पर उसका पूरा असर होता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड केबलें होती है ना, तो उस पर तूफान का फर्क पड़ता, आंधी तूफान आए या फिर बारिश आए, वातावरण में कोई भी परिवर्तन हो, जैसे धुंध हो रही है, गर्मी है, सर्दी है, उसका अंडरग्राउंड केबलों पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इनके अंदर ना इंडक्टिव लॉस भी बहुत कम होते हैं। कौन से? इंडक्टिव लॉस। इंडक्टिव लॉस भी इनके अंदर बहुत कम होते हैं। रख रखाव का खर्चा भी इनका बहुत है, और भूमि के अंदर स्थित रहते हैं, यानी कि जमीन के अंदर रहते हैं, तो इसके अंदर फॉल्ट होने की संभावना भी बहुत ही कम रहती है। ठीक है, लेकिन लॉस क्या है इसके? अगर किसी भी कंडीशन में अगर इसके अंदर फॉल्ट हो गए ना, वो फॉल्ट ढूंढना और उसे ठीक करना बहुत ही महंगा पड़ता है और बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर कोई केबल है, मान लीजिए केबल अगर यहाँ से पंचर होगी, इसके अंदर यहाँ पर फॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर इसको जोड़ लगाने के लिए क्या है, एक जो अच्छा टेक्नीशियन है ना वही इसका कार्य कर सकता है। ठीक है, हर एक लाइनमैन जो है वो इसका कार्य नहीं कर सकता। जो इसका खास जो टेक्नीशियन होगा इस केबल को ठीक करने के लिए, उसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, वही इसको ठीक कर सकता है। इसके अंदर जो हम जोड़ लगाएंगे ना, वो जोड़ भी बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि पहले इसका केबल बक्सा भरना पड़ता है। इसलिए जो इसके जॉइंट होते हैं वो भी बहुत महंगे पड़ते हैं, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो इसकी बहुत महंगी है ही है। ठीक है, और इनकी ना एक लिमिट है वोल्टेज की। जो अंडरग्राउंड केबल होती है इनकी एक लिमिट है वोल्टेज सहन करने की। ये नहीं है कि हम इन्हें 400 केवी के लिए भी वही केबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 132 के लिए भी, 33 के लिए भी वही इस्तेमाल,
नहीं, इसमें जो इंसुलेशन है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो अंडरग्राउंड केबल है इसका ज्यादा इस्तेमाल केवल 132 केवी तक ही होता है, जो ज्यादातर जो इसका इस्तेमाल होता है ना। वैसे 66 केवी तक होता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि जो अंडरग्राउंड केबल है उसका इस्तेमाल कितनी वोल्टेज तक हम करते हैं, तो 132 वहां पर करेक्ट ऑप्शन माना गया था, ठीक है। लेकिन क्या है, ज्यादातर जो है हम 66 केवी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। कई कंडीशन होती है जहां पर हमें केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहां पर हम 132 के लिए कर सकते हैं केबल का इस्तेमाल, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रेशर केबल होती है, उसके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे। कौन सी प्रेशर केबल का ही इस्तेमाल होता है इसके अंदर 132 के अंदर, ठीक है भाई। लाभ और हानि का इसके अंदर आपको पता चल गया होगा। अब इसके ना कुछ गुणों की बात कर लेते हैं, जो इसके अंदर केबल के अंदर गुण होने चाहिए। जो इसका कंडक्टर है, कंडक्टर हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए उसकी, हाई कंडक्टर की हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। और जो इसके अंदर हम इंसुलेशन पदार्थ यूज कर रहे हैं उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होनी चाहिए भाई, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। और जो ये अंडरग्राउंड केबल होती है ना, इसमें सबसे अधिक जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो कहां पर होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस केबल के इस कंडक्टर की सतह पर, कंडक्टर की सतह पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो एक केबल होती है, केबल में सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहां पर होता है, कंडक्टर की सतह पर होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, एक प्रतिबल होता है जो कि इंसुलेशन के पदार्थ पर लगता है, इंसुलेशन पर लगता है ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। लेकिन होता कहां पर है सबसे ज्यादा, ये कंडक्टर की सतह पर होता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, एक केबल को ब्रेक डाउन करने के लिए एक बल लगता है इसके ऊपर। इसलिए जो इंसुलेशन होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को सहन कर सके, ठीक है ना। ये होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और एक होता है विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य भी जो है कंडक्टर की सतह पर सबसे अधिक होता है, विद्युत सामर्थ्य। ये भी कहां पर होता है, कंडक्टर की सतह पर सबसे ज्यादा होता है विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत सामर्थ्य को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर कहां पर सबसे ज्यादा होती है, कंडक्टर की सतह पर होती है। इन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि विद्युत सामर्थ्य सबसे ज्यादा कहां पर होती है, कंडक्टर की सतह पर होती है, ठीक है। केवल ऐसी होनी चाहिए कि उस के ऊपर रासायनिक प्रभाव बहुत कम हो, ठीक है ना, रासायनिक प्रभाव भी बहुत कम हो। अब हम समझते हैं केबल की संरचना के बारे में, कि जो केबल है उसकी संरचना कैसे होती है, कौन कौन सा पदार्थ उसके अंदर लगता है। देखिए, इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, एक ट्रिक होती है सिम्बास। क्या होती है, सिम्बास। सिम्बास का क्या मतलब है, देखिए, सी से कंडक्टर, आई से इंसुलेशन, एम से मेटेलिक सीथ, बी से बैडिंग, ए से आर्मरिंग और एस से सर्विंग। ये एक लाइन वाइज होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है इसमें, ये कंडक्टर लगा होता है। सबसे पहले क्या लगा होता है, कंडक्टर, जिसके अंदर से करंट होकर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद होता है इंसुलेशन, इंसुलेशन। उसके बाद लेड सीथ। लेड सीथ को हम मेटेलिक सीथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटेलिक सीथ। इसलिए हमने यहां पर लिखा है एम, सिम बास। एम की जगह हम एल भी लिख सकते हैं भाई, अगर आपको बस याद होना चाहिए, किसी भी तरीके से याद कर लो, सिल बास याद कर लो या फिर सिम बास याद कर लो, एक ही बात है, चाहे सिल बास चाहे सिम बास, याद रहना चाहिए आपको। पहले कंडक्टर होता है, फिर पेपर का, फिर इंसुलेशन लगा होता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर लेड सीथ लगा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये लेड सीथ, या फिर हम इसे कह सकते हैं मेटालिक सीथ, ये एक धातु के पदार्थ की होती है। फिर लगी होती है बैडिंग। क्या लगी होती है, फिर होती है बैडिंग भाई। ये देखो, ये बैडिंग है, ये जूट या फिर टाट के पदार्थ की बनी होती है, इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद लगी होती है आर्म रिंग। बैडिंग के ऊपर आर्म रिंग लगी होती है। ये किसकी होती है, ये गैल्वेनाइज स्टील के धातु की बनी होती है। उसके बाद होती है सर्विंग, यानी कि बाहर वाली परत,
बाहर वाली परत को कहते हैं सर्विंग। ये वातावरण से हमारे इस केबल को बचाती है। अब इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, इन छह के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसकी चालकता बहुत ज्यादा हो, जैसे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। कंडक्टर ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसकी चालकता बहुत ही ज्यादा होती है। कंडक्टर तांबे की होती है और एल्यूमिनियम की होती है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि कंडक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस रहता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ रहता है? इसकी परत पर रहता है। और कौन सा? विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य कहाँ रहता है? सबसे अधिक कंडक्टर की सतह पर होता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं इंसुलेशन के बारे में। इंसुलेशन किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है। VIR का होता है। VIR यानी कि वल्कनाइज इंडियन रबड़, या फिर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेपर का हो सकता है, वार्निश का, कैम्ब्रिक का हो सकता है। इनके बारे में ना अब आगे पढ़ेंगे कि इंसुलेशन के बारे में। ठीक है ना, अभी आप ये समझिए इंसुलेशन ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जो सबसे ज्यादा, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। और जो इंसुलेशन की जो मोटाई है ना, वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। इंसुलेशन की जो मोटाई होती है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितने केवी के लिए हम उस केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 केवी के लिए यूज कर रहे हैं, 33 केवी के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर 66 केवी के लिए यूज कर रहे हैं, या 132 केवी के लिए हम यूज कर रहे हैं। वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका इंसुलेशन हम कितना मोटा रखेंगे। ठीक है, और कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इंसुलेशन ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक होनी चाहिए, ताकि वो करंट को लीक होने से बचा सके। अब आगे हम समझते हैं मेटेलिक शीथ। मेटेलिक शीथ को मैंने क्या बताया आपको? लेड शीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड शीथ। ये या तो लेड के धातु की बनी होती है या फिर एल्यूमिनियम के धातु की बनी होती है, लेकिन ज्यादातर क्या है, ये लेड धातु की ही बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है? हमारे इसको नमी और आर्द्रता से बचाता है। नमी और आर्द्रता, हमारी केबल को नमी और आर्द्रता से कौन बचाता है? मेटेलिक शीथ बचाता है। और मेटेलिक शीथ को अर्थिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई। क्या करते हैं हम? लेड शीथ या फिर मेटेलिक शीथ को हम अर्थिंग करते हैं ताकि वो पूरी केबल अर्थ रहे, उसके अंदर कोई अनावश्यक करंट ना गुजरे। अगर बाय चांस इस मेटेलिक शीथ के अंदर करंट भी गुजर जाए तो वो क्या है? अर्थिंग हो जाए, केबल क्या है? पूरी अर्थिंग हो जाए। इसलिए हम मेटेलिक शीथ को अर्थिंग करते हैं, क्योंकि ये एक चालक पदार्थ की बनी होती है। ठीक है ना। मेटेलिक शीथ का कार्य क्या होता है? नमी और आर्द्रता से हमारे इस चालक को, हमारी इस केबल को बचाती है। आगे हम समझते हैं बेडिंग। बेडिंग किस धातु की बनी होती है? जूट की, या फिर टाट की, या फिर हेसियन टेप की। हेसियन टेप। बेडिंग, बेडिंग का कार्य क्या होता है? बेडिंग का कार्य तो हमारी केबल को जंग से बचाना है। इसको जो हमने ये मेटेलिक शीथ यूज करी है ना, मेटेलिक शीथ को जंग से बचाती है ये। समझ आ गया होगा बेडिंग का कार्य क्या है? बेडिंग का कार्य है हमारी इस मेटेलिक शीथ को जंग से बचाना। और बेडिंग ना दो धातुओं के बीच में कटाव भी उत्पन्न करता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर मेटेलिक शीथ होगी, लेड शीथ, ये भी धातु की बनी होती है। उसके बाद बेडिंग होती है। बेडिंग के बाद क्या होती है? आर्म रिंग। आर्म रिंग भी मैंने आपको बताया गैल्वेनाइज स्टील की बनी होती है, जो कि एक चालक पदार्थ होता है। वो भी स्टील भी, बेशक उसका चालकता कम होती है, लेकिन वो एक धातु होती है। तो इन दोनों धातुओं के बीच में ये कटाव उत्पन्न करती है, यानी कि इन दोनों को सेपरेट करती है, अलग अलग रखती है बेडिंग। ठीक है, दो कार्य इसके पता चले आपको। एक तो ये जंग से बचाती है मेटेलिक शीथ को, और दूसरा कार्य ये दो धातुओं के बीच में कटाव भी उत्पन्न करती है। अब हम समझते हैं आर्म रिंग क्या होती है। आर्म रिंग कहां पर लगाई जाती है? बेडिंग के ऊपर लगाई जाती है आर्म रिंग। और ये क्या है? गैल्वेनाइज्ड स्टील धातु की बनी होती है। किसकी? गैल्वेनाइज्ड। आर्म रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हमारी केबल होती है, केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, मैकेनिकल स्ट्रोंग बनाने के लिए।
मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी केबल की, इस केबल के ऊपर क्या है, आर्मरिंग की जाती है। आर्मरिंग होती है गैल्वेनाइज स्टील की बनी होती है, ये जाली के रूप में होती है, जाली सी बनी होती है गैल्वेनाइज स्टील की, ठीक है ना। और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग यानी कि यांत्रिक मजबूती हमारे केबल को देने के लिए आर्मरिंग उसके ऊपर की जाती है। और कुछ केबलों के अंदर ना आर्मरिंग नहीं की जाती है, जिस जगह पर हमें ऐसी केबल का इस्तेमाल करना है जहाँ पर हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए उसकी, ठीक है। जैसे हम, एक विधि होती है इन पाइपों के अंदर केबल को बिछाना, पाइप के अंदर केबल को बिछाना, तो उस विधि के अंदर क्या है, इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए उस केबल के अंदर हमें, तो ऐसी केबलों के अंदर आर्मरिंग नहीं की जाती है। ऐसी केबलों के अंदर आर्मरिंग की जाती है जहां पर हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। कई केबल होती है, कुछ केबलें जहां पर हमें आर्मरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, उनके अंदर आर्मरिंग नहीं की जाती। अब आगे हम समझते हैं सर्विंग क्या होता है। सर्विंग जो है, केबल की बाहर वाली परत को कहा जाता है, बाहर वाली परत को, केबल की बाहर वाली परत को, ये भी जो है जूट पदार्थ की बनी होती है, यानी कि रबड़ जैसा पदार्थ होता है सर्विंग, आपने देखी भी होगी बाहर की। ये क्या है, हमारी केबल को इसे वातावरण परिवर्तन से बचाती है। जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं, वातावरणीय परिवर्तनों से हमारी केबल को कौन बचाता है, सर्विंग बचाता है। और बाहर वाली परत होती है, ये भी एक विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। सर्विंग में क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ की बनी होती है। समझ आ गया होगा आपको केबल की पूरी संरचना, कि इसके अंदर 6 कौन कौन सी लेयर लगी होती हैं। अब आगे हम समझते हैं केबलों के वर्गीकरण को। केबलों का वर्गीकरण किया गया है 2 आधारों पर। किस पर, एक तो होता है इंसुलेशन के आधार पर, एक वोल्टेज के आधार पर। इंसुलेशन के आधार पर क्या मतलब है, कि जो हम इसके अंदर इंसुलेशन प्रयोग करते हैं वो कौन से पदार्थ का यूज करते हैं, और कि क्या उस इंसुलेशन के गुण होने चाहिए, उसके ऊपर एक बार ये डिपेंड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। और एक होता है वोल्टेज के आधार पर, यानी कि हम कितने वोल्टेज के लिए उस केबल का प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार भी जो है केबल का वर्गीकरण किया गया है। इंसुलेशन के आधार की बात करें तो इंसुलेशन के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, मैंने आपको बताया कि प्रतिरोधकता इसकी उच्च होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी उच्च होनी चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिकल केबल जो इसे केबल का ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। मैकेनिकल पावर इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, अज्वलनशील होनी चाहिए, ये भी मुख्य पॉइंट है इसका, अज्वलनशील, यानी कि अगर उसमें कहीं किसी तरीके से आग भी लग जाए तो तभी जभी की जभी बुझ जाए, उसके अंदर आग पूरी तरीके से ना पकड़े वो, ठीक है। अज्वलनशील पदार्थ की बनी होनी चाहिए इंसुलेशन, ठीक है। सस्ती होनी चाहिए, रासायनिक पदार्थों से ज़्यादा इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है भाई। इंसुलेशन का आपको समझ आ गया। कुछ पदार्थों के बारे में आपको बता देता हूँ, जो कुछ, जैसे रबड़ हो गया। रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 केवी प्रति एमएम, 30 केवी प्रति एमएम। लेकिन रबड़ का नुकसान क्या होता है, ये नमी को सोख लेता है। रबड़ का नुकसान क्या होता है, ये नमी को सोख लेता है। और रबड़ जो है नरम भी होता है, नरम पदार्थ भी होता है, जिससे ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है इसकी स्ट्रोंग नहीं होती है। इसलिए रबड़ का इस्तेमाल तो बहुत ही कम किया जाता है। लेकिन रबड़ की जगह पहले वीआईआर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी आई आर। वी आई आर की फुल फॉर्म पूछी गई है पहले भी एग्जाम में कई बार, कि वी आई आर की फुल फॉर्म क्या होती है, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ होती है। और ये बनाया कैसे जाता है, जो शुद्ध रबड़ होती है, जो ये मैंने आपको बताया रबड़, इस रबड़ के पदार्थ में जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और रेड लेड, जो मिनरल पदार्थ होते हैं, इनको मिलाकर बनाया जाता है वीआईआर, यानी कि वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। जिंक ऑक्साइड और रेड लेड, और 3 से 5% इसके अंदर सल्फर भी मिलाया जाता है, 3 से 5% सल्फर भी मिलाया जाता है। और जो ये घोल बनता है, जो ये मिश्रण बनता है, इसको केबल के ऊपर लगाकर 105 डिग्री सेल्सियस से, इसको 150 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जो ये मिश्रण है, इसको केबल के ऊपर लगाकर 150 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। तो इस जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनकर तैयार होता है, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ पदार्थ बनकर तैयार होता है। इसका नुकसान एक है कि जो इसके अंदर सल्फर मिलाया है ना, ये सल्फर कॉपर के साथ
प्रतिक्रिया करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है इनके बीच में, कॉपर के बीच में और सल्फर के बीच में। ठीक है, ये इस केबल का नुकसान होता है। वैसे VIR जो केबल है इसकी यांत्रिक सामर्थ्य भी ज़्यादा होती है, टिकाऊपन भी होता है, पानी की प्रतिरोधकता भी इसके अंदर शुद्ध रबड़ से ज़्यादा होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम समझते हैं PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है PVC की, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी जो है आप ज़्यादातर जो केबल के ऊपर इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो PVC का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी, और तापमान भी ज़्यादातर ये सहन कर सकता है, मैकेनिकल भी मजबूत होता है ये PVC। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो है अब PVC का इस्तेमाल होने लगा है, और इसको इसीलिए बनाया जाता है केबल के इंसुलेशन के लिए। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं वोल्टेज के आधार पर, इंसुलेशन के आधार पर आपको समझ आ गया होगा कि इंसुलेशन कौन से पदार्थ का हम यूज कर रहे हैं। अब है वोल्टेज के आधार पर है कि हर एक अलग वोल्टेज को अलग डिवाइड किया गया है। जैसे लो टेंशन केबल जो होती है वो केबल हम 1100 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हाई टेंशन केबल होती है उसको हम 11,000 वोल्ट के लिए यानी कि 11 kV के लिए यूज कर सकते हैं। सुपर टेंशन जो केबल होती है उसको 11 kV से 22 kV के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ना 22 नहीं है, 33 kV कर लेना, 11 kV से 33 kV के लिए। सुपर टेंशन केवल कितने के लिए? 11 kV से 33 kV के लिए यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 kV से 66 kV के लिए। और जो सुपर टेंशन केबल होती है, सुपर नहीं, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, यहाँ पर आप कर लेना एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, वो होती है 66 kV से अधिक। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल 66 kV से अधिक के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जो 3 फेज सर्विस के लिए जो केबल होती है, 3 फेज सर्विस के लिए केबल 3 प्रकार की होती है। एक होती है बेल्टेड केबल, एक होती है स्क्रीन्ड केबल, एक होती है प्रेशर केबल। प्रेशर केबल यानी कि दबाव केबल, दबाव केबल। बेल्टेड केबल का इस्तेमाल जो है 11 kV तक किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं वहां पर इसको 33 kV के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। 11 kV के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी 33 kV के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन केबल जो है 33 kV के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी 66 kV के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी 66 kV के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। और बात करें इसका प्रेशर केबल का, प्रेशर केबल का प्रयोग जो है 66 kV से ऊपर के लिए किया जाता है। 66 kV से ऊपर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो प्रेशर केबल होती है ना, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑयल फील्ड केबल, ऑयल फील्ड यानी कि इसमें जो है तेल भरा रहता है। इसके अंदर जो है ये 66 kV से 230 kV के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक होती है गैस फील्ड, गैस फील्ड। जो गैस फील्ड केबल है ये 230 kV से अधिक के लिए इस्तेमाल की जाती है। 500 kV तक भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। गैस फील्ड का इस्तेमाल 230 से 500 kV के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होती है दबाव केबल। ऑयल फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाई प्रेशर ऑयल फील्ड, और गैस फील्ड को हम लिख सकते हैं हाई प्रेशर गैस फील्ड, HPOF, HPGF, यानी कि हाई प्रेशर गैस फील्ड, हाई प्रेशर ऑयल फील्ड। बहुत ही हाई वोल्टेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई। अब जो अंडरग्राउंड केबलें होती है ना, इसके अंदर 2 तरीके के फॉल्ट होते हैं। एक तो होते हैं ग्राउंड फॉल्ट, एक होता है ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि जब केबल अर्थिंग हो जाए, जब केबल अर्थिंग हो जाए यानी कि उसके करंट का जो मान है वो अर्थ के थ्रू बहने लग जाए, लीक होने लग जाए, वो एक होता है ग्राउंड फॉल्ट। एक होता है इसके अंदर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, जब 2 कंडक्टरों के बीच में करंट आपस में एक दूसरे के अंदर से गुजरने लग जाए, यानी कि 2 कंडक्टर आपस में शॉर्ट हो जाए
और इस कंडीशन में क्या है, करंट बहुत ही ज़्यादा बहने लग जाता है। ये दो फॉल्ट होते हैं इन केबलों के अंदर, या तो ग्राउंड फॉल्ट होगा या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक कर सकते हैं दो तरीकों से। दो के भूमिगत केबलों की जांच जो है दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो होता है मूरे लूप टेस्ट, एक होता है वर्ले लूप टेस्ट। एक मूरे लूप टेस्ट होता है और एक वर्ले लूप टेस्ट होता है। और ये दोनों ही टेस्ट क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित होते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित होते हैं। और इन दोनों ही टेस्टों के द्वारा हम ग्राउंड फॉल्ट का भी पता कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ले लूप टेस्ट होता है ये हम हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हाई वोल्टेज के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ले लूप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही टेस्टों के द्वारा ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दोनों का पता लगाया जा सकता है। और दोनों ही जो टेस्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित होते हैं। मूरे लूप टेस्ट में एक स्थिर प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है और एक परिवर्तनीय प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहा मैंने? देखिए, जो मूरे लूप टेस्ट होता है एक उसके अंदर स्थिर प्रतिरोध होता है, एक स्थिर प्रतिरोध होता है और एक परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। परिवर्तनीय प्रतिरोध, ठीक है भाई। और जो वर्ले लूप टेस्ट होता है ना, वर्ले लूप टेस्ट में हम दो स्थिर प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं और एक परिवर्तनीय प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया होगा? और दो स्थिर प्रतिरोध और एक परिवर्तनीय प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों ही टेस्ट ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को पता करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत इसके इन दोनों के अंदर लगाया जाता है। अब चलते हैं आगे है भूमिगत केबल बिछाने की विधियां, यानी कि हम जो भूमिगत केबल है उनको किस तरीके से बिछा सकते हैं धरती के अंदर। ठीक है, एक तो होता है सीधे भूमि में बिछाना, यानी कि जमीन को खोद कर उसके अंदर हम केबलों को बिछा देते हैं। एक तो तरीका ये होता है। एक होता है केबल को डक्ट पाइप में बिछाना, यानी कि डक्ट पाइपें होती हैं उसके अंदर बिछाना। एक होता है वायु में रैक पर बिछाना, यानी कि जो दीवारें होती हैं दीवार के ऊपर ऐसे रैक बना दिए जाते हैं और इन रैक के ऊपर जो है केबलों को ले जाया जाता है। एक होता है सुरंग के अंदर रैक बिछाना, यानी कि इसमें भी जो है एक सुरंग बना दी जाती है जमीन के नीचे और उसमें भी ऐसे रैक बना दिए जाते हैं। ये दोनों विधियां एक जैसी होती हैं। एक होती है भवन या संरचना, यानी कि जब भवन का निर्माण कर रहे हैं उसी समय जो है केबल को बिछा देते हैं। अब इन पांचों को विस्तार से पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं सीधा भूमि में बिछाना। सीधा भूमि में बिछाने का क्या मतलब है? यानी कि सबसे पहले जमीन को खोदेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर हम उस केबल को बिछा देंगे। अब ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना गहराई तक खोदेंगे। जैसे लो वोल्टेज 3.3 केवी से 11 केवी है, इसके अंदर हम 0.9 मीटर गहराई तक खोदते हैं इसको, इतनी वोल्टेज के लिए। अब 11 केवी से 33 केवी की बात करें तो 1.05 मीटर, सॉरी 1.05 मीटर। सड़क क्रॉस कर रहे हैं, रेलवे क्रॉस कर रहे हैं, उन केवल रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से अगर हमें लेके जानी है तो वहां पर क्या है 1 मीटर रेलवे क्रॉसिंग में, या फिर सड़क क्रॉसिंग की बात करें वहां पर क्या है 1 मीटर की गहराई तक हम खोदते हैं। ठीक है भाई, सीधे भूमि में बिछाना। इसके नुकसान क्या है सीधा भूमि में बिछाने के? एक तो इसके अंदर जो है भीड़ भाड़ जो इलाका होता है वहां पर खुदाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहां पर जो है इस तरीके का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी भी हमें केबल डालनी पड़ेगी ना, पूरी लाइन क्या है खोदनी पड़ेगी, उसके अंदर फिर केबल को बिछाना पड़ेगा। अगर ऐसी लाइन के अंदर कोई फॉल्ट हो गया फिर से दोबारा उस जमीन को खोदना पड़ेगा, फिर उस फॉल्ट को ठीक करना पड़ेगा। तो ये इसके नुकसान होते हैं। फायदा ये है कि आसान होती है, कम कीमत वाली होती है, खोद देते हैं और बिछा देते हैं केबल को। ज़्यादा गर्मी भी इसके अंदर उत्पन्न नहीं होती, गर्मी भी जो है ज़्यादा इसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है। स्वच्छ है, सुरक्षित है, ये तो इसका फायदा है। लेकिन नुकसान क्या है? खुदाई करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खुदाई करना बहुत मुश्किल काम है और वहां पर इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं केबल को डक्ट पाइपों में बिछाना। केबल को डक्ट पाइपों में बिछाना जो है थोड़ी महंगी पड़ती है भाई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या है, इसमें डक्ट पाइपों को बिछाना पड़ेगा पूरी लंबाई पर।
जितने जहां से हम अगर हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर केबल को बिछाना है तो पूरी लाइन के नीचे पहले अंदर एक डक्ट पाइप को बिछाना पड़ता है। ठीक है, उस डक्ट पाइपों के अंदर हमें इस केबल को बिछाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर फायदा क्या है, जो इसके अंदर हम केबल का इस्तेमाल करेंगे ना, उस केबल के अंदर हमें आर्म रिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगाने की आवश्यकता नहीं है? उस केबल के अंदर आर्म रिंग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस विधि के अंदर ना हमें धरती को, जमीन को खोदने की भी आवश्यकता नहीं है। जमीन को खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर एक ही बार में जो है कंड्यूट पाइप को बिछा दिया जाता है और उसके अंदर से केबलों को ले जाया जाता है। इसके नुकसान क्या है, ये महंगी पड़ती है। और क्या फॉल्ट है इसके, अगर इसके अंदर ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। डक्ट पाइपों के अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है और आरंभिक खर्चा तो इसका महंगा है ही है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या है, जब इसके अंदर फॉल्ट हो गया ना तो जमीन को खोदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और चूंकि अब ये गर्म हो रही है, गर्मी पैदा होगी इस केबल के अंदर, जिसके कारण हमारी जो केबल है ये भी गर्म हो जाएगी। गर्म होने से क्या है, इस केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी के कारण जो है उस केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब आगे हम समझते हैं वायु में रैक पर केबल को बिछाना, यानी कि इसमें क्या होता है, सीलिंग पर, यानी कि जो दीवारें होती हैं या फिर जो लेंटर होता है उसके ऊपर क्या है, ऐसे रैक लगा दिए जाते हैं और इन रैक के ऊपर से केबलों को ले जाया जाता है। ठीक है ना, वायु में रैक पर केबल को बिछाना। और इसी तरीके से जो ये विधि है ना सुरंग के अंदर रैक बिछाना, इसके अंदर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है ना सबसे ज़्यादा पावर स्टेशनों पर इस्तेमाल किया जाता है। सुरंग में, सुरंग के अंदर रैक बिछाना, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के नीचे ऐसे जमीन पे एक सुरंग बना दी जाती है। ठीक है, पूरी लंबाई पर, जहाँ जहाँ से हमें केबलों को लेकर जाना पड़ता है। और इस सुरंग के अंदर क्या है, यहाँ पर ऐसे रैक बना दिए जाते हैं और इन रैक के ऊपर क्या है, केबलों को ले जाया जाता है। यानी कि इसके अंदर जमीन के ऊपर नहीं होता, इसके अंदर केबलों को जमीन के नीचे ही ले जाया जाता है, जमीन के अंदर से ही ले जाया जाता है। ये होता है सुरंग के अंदर रैक बिछाना, ये भी अच्छी विधि होती है। ठीक है, और एक होता है भवन या संरचना के साथ केबल को बिछाना, यानी कि जब हम भवन का निर्माण कर रहे हैं उसी समय क्या है, सुरंग के अंदर के इसको केबलों को बिछा दिया जाता है। इसके भी बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जब भवन का निर्माण हो कोई अलग से खुदाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ठीक है, इसलिए ये होता है भवन या संरचना के साथ केबल को बिछाना, ये भी एक अच्छी विधि मानी जाती है। अब कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए केबल को बिछाते समय। देखिए, जब हम केबल को बिछाते हैं तो उसको ज़्यादा घसीटना नहीं चाहिए, जमीन पर ज़्यादा घसीटना नहीं चाहिए, ज़्यादा उसको खींचना नहीं चाहिए, उसकी क्षमता से ज़्यादा उसे अधिक खींचना नहीं चाहिए। और जैसे ही हमने केबल को बिछा दिया तो उसको तब तुरंत क्या है, ढक देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। जैसे ही हमने केबल को बिछा दिया, चाहे वो हमने डक्ट इसमें सुरंग वाली विधि के अपनाई हो, चाहे हमने वो वायु में रैक पर केबल को बिछाने वाली विधि अपनाई हो, चाहे वो डक्ट पाइप हो, चाहे वो सीधा भूमि में बिछाने हो, चाहे कोई भी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुरंत हमें ढक देना चाहिए, उसे कवर कर देना चाहिए। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ पर ना हमारा होता है ये चैप्टर खत्म। हमने यहाँ पर जो है आज अंडरग्राउंड केबलों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो है कुछ पॉइंट है, जैसे अर्थिंग के बारे में। जो 660 वोल्ट तक जो अर्थिंग होती है ना, 660 वोल्ट तक जो अर्थिंग होती है उसको, अर्थिंग को हम कहते हैं ठोस अर्थिंग। क्या कहते हैं, ठोस अर्थिंग। ठोस अर्थिंग को जो है उदासीन अर्थिंग भी कहा जाता है। ये सवाल जो है एग्जाम में आया हुआ था पहले, सेंटर के एग्जाम में, कि जो 660 वोल्ट तक जो वोल्ट वो होती है, अर्थिंग होती है, नहीं जो ठोस अर्थिंग होती है, एग्जाम में क्या पूछा गया था कि जो ठोस अर्थिंग है वो कितने वोल्टेज तक हम यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा उल्टा बता दिया मैंने, इसको ठीक कर लेना कि जो ठोस अर्थिंग है ना, ठोस अर्थिंग, उसको हम कितने वोल्टेज तक कर सकते हैं, उसको हम 660 वोल्टेज तक हम कर सकते हैं। और ठोस अर्थिंग का जो दूसरा नाम है उसको उदासीन अर्थिंग भी कहा जाता है।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से बताया है, याद रखना इसको। दोस्तों यहाँ पर हमारा ना अंडरग्राउंड केबल हमने पढ़ लिया है और ये चैप्टर कंप्लीट होता है अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल वाला। अब मैं आपको वो दो क्वेश्चन बताता हूँ। पहला सवाल क्या है भाई, देखिए पहला सवाल है रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग का प्रकार कौन सा है। यानी कि जो रेतीले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पर कौन सी प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग हमें करना चाहिए। क्या वो 37 पट्टी अर्थिंग है, क्या वो छड़ अर्थिंग है, क्या प्लेट अर्थिंग है, या फिर पाइप अर्थिंग है, या फिर अप्रत्याशी। देखो भाई इन चार ऑप्शन में बताओ कौन सा ऑप्शन है। देखो मैंने आपको बताया प्लेट अर्थिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, पाइप अर्थिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, इन दो अर्थिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है जो नॉर्मल क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर गड्ढा खोदना आसान होता है। लेकिन रेतीला क्षेत्र क्या है, वहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पर गड्ढा खोदना आसान नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं छड़ अर्थिंग का। ये बात मैंने आपको बताई है, पहली क्लास में ही बता दी थी जब हम अर्थिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि जो रेतीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम छड़ अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, किसका, छड़ अर्थिंग, यानी कि रोड अर्थिंग, रोड अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं रेतीली क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो बड़े विद्युत स्टेशनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान निम्नलिखित में से कौन सा है। अब बड़े विद्युत स्टेशन जो बड़े शक्ति केंद्र है उनके बारे में पूछा है कि वहां पर अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या वो 1 ओम है, 0.5 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है। देखिए 5 ओम और 10 ओम तो ऑप्शन से ही पहले ही कट गया, क्योंकि ये तो ज्यादा रजिस्टेंस हो गया, इतना रजिस्टेंस तो होना ही चाहिए। अब जो शक्ति केंद्र होते हैं, जो बड़े विद्युत स्टेशन है, वहां पर 0.5 ओम से अधिक प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। आदर्श मान पूछा इन्होंने, अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान, तो 0.5 ओम से अधिक वहां पर प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। 1 ओम क्या है, जो छोटे शक्ति केंद्र होते हैं, जो छोटे विद्युत स्टेशन होते हैं, वहां पर 1 ओम चल जाएगा। लेकिन जो बड़े शक्ति स्टेशन है, जो बड़े विद्युत केंद्र है, वहां पर 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने आपको ना कल की क्लास में इसके बारे में बताया था। देखो ये रहा, जो बड़े शक्ति केंद्र है, जो बड़े विद्युत स्टेशन है, वहां पर 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। छोटे शक्ति केंद्र है, वहां पर 1 ओम चल जाएगा। घरों में भी 1 ओम होता है, क्योंकि जो घरों की केबल यूज होती है घरों के अंदर, उसका 1 ओम ही होता है। छोटे उपकेंद्र जो होते हैं वहां पर 2 ओम चल जाएगा। जो अन्य विद्युत संस्थान है वहां पर 8 ओम। ये आपको बताया था मैंने कल कि आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो है एग्जाम में पूछा गया था कि बड़े शक्ति केंद्र होगा 0.5 ओम। दोस्तों यहाँ पर ना हमने कंप्लीट कर लिया अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल वाला चैप्टर। अगर इस पूरे चैप्टर में से, इन दोनों क्लासेस में से, अगर आपको कोई भी पॉइंट डाउट में है कि जो आपको समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको दोबारा बताएंगे कि क्या किस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपका कोई दोस्त है जो हरियाणा ALMSA की तैयारी कर रहा है, उसको भी आप हमारी इस क्लासेस के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास चल रही है। एक एक चीज़ को हम बारीकी से पढ़ रहे हैं, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, किसी भी पॉइंट को हम छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।